एक बार फिर आप लोगों के सामने ट्रांसफार्मर सीरीज़ का और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 7th लेक्चर लेकर आई हूँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 फेजर डायग्राम बनाना सिखाया था। स्टार्ट किया था मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर से और उसके बाद मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ एक कदम आगे बढ़ी थी, ये मानते हुए कि ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस हो रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर से हमने बेसिक्स ऑफ फेजर डायग्राम सीखा, मतलब हाउ टू ड्रॉ फेजर डायग्राम। फिर हम प्रैक्टिकल कंडीशन इंक्लूड कर लिए, तो हमने और क्या फेजर डायग्राम में चेंज होगा, कैसा और बनेगा, कौन से पैरामीटर्स और कंसिडर होंगे, वो सारी चीज़ें हमने सेकेंड वाले फेजर डायग्राम में देखा। आज मैं इंक्लूड करने वाली हूँ लोड को। मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में पर ही हूँ। पुराना वाला सेकेंड केस का जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर था विथ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस वही है, बस अब मैं सेकेंडरी साइड में लोड ऐड कर देती हूँ। तो मेरे कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है कि इस ट्रांसफार्मर में लीकेज ऑफ फ्लक्स ज़ीरो है, मतलब कोई फ्लक्स लीक नहीं हो रहा है। प्राइमरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी से लिंक हो रहा है, या सेकेंडरी में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा प्राइमरी से लिंक हो रहा है। सेकेंड, वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस जीरो है, तो मतलब दोनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस जीरो है, तो नो आई स्क्वायर लॉसेस, नो वोल्टेज ड्रॉप्स इन बोथ द वाइंडिंग्स व्हेन द करंट फ्लोज। और थर्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो ग्रेटर दैन 1 मान के चल रही हूँ, मतलब मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, E2 बड़ा है E1 से, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट एजम्पशन है कि लोड जो है वो मेरा यूनिटी पावर फैक्टर का है, और यूनिटी पावर फैक्टर का लोड मतलब रेजिस्टिव लोड होता है, जैसा कि मैंने फिगर में लिखा हुआ है। और क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, तभी cos 0 1 हो जाता है, पावर फैक्टर 1 हो जाता है। तो वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज? सेकेंडरी की तरफ जो लोड लगा हुआ है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज V2 हो गया, लोड में से बहने वाला करंट I2 हो गया। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना रहेगा? 0। और ये नेचर ऑफ लोड की वजह से दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। ये जो सिस्टम है ट्रांसफार्मर का, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या पावर सप्लाई कर रहा है लोड को, उसकी वजह से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 नहीं है। लोड का खुद का नेचर है कि उसका वो यूनिटी पावर फैक्टर का है, मतलब उसका वोल्टेज और उसका जो करंट होगा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 आएगा, और ये रेजिस्टिव लोड में होता है। तो जब भी आप सुने यूनिटी पावर फैक्टर तो समझ जाइए कि ये रेजिस्टिव लोड है और वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। फेजर डायग्राम पहले बनाना शुरू करती हूँ। एजम्पशंस हमें मालूम है, फेजर डायग्राम स्टार्ट कैसे करते, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फेजर डायग्राम मैं बनाती चली जाऊंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने फेजर डायग्राम बनाना कैसे शुरू करते उस पर भी बात की थी। फेजर डायग्राम हमेशा लोड साइड से बनता है। लोड का नेचर हमें मालूम है, तो मुझे लोड का वोल्टेज, लोड का करंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फेजर डायग्राम अपन बनाना शुरू करते हैं। लोड साइड से बनाऊंगी, मतलब मैं पहले V2 को ले लेती हूँ एज अ रेफरेंस। कहाँ लूँगी मैं? डाउनवर्ड ले लेती हूँ, ये ले लिया। अब V2 और I2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 0, क्योंकि लोड का नेचर कैसा है? यूनिटी पावर फैक्टर का। तो यहीं पर मैं करंट I2 ले लेती हूँ और दोनों को मैं अलाइंड ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। अब इस सर्किट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो रेजिस्टेंस है, ना लीकेज ऑफ फ्लक्स है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज है लोड के अक्रॉस का, वही पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा? E2 होगा। मतलब E2 जो इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, वही पूरा का पूरा कहाँ? लोड के अक्रॉस भी अपीयर होगा। मतलब V2 ही क्या हो जाएगा? E2। ठीक है, V2 ही क्या हो जाएगा? E2, क्योंकि इस सर्किट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो जो E2 इंड्यूस हो रहा है वही पूरा का पूरा लोड के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा। तो हमने क्या क्या ड्रॉ कर दिया? सेकेंडरी साइड का लोड का वोल्टेज, वाइंडिंग का वोल्टेज और लोड में से बहने वाला करंट, मतलब सर्किट का सेकेंडरी साइड का करंट भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें मालूम है कि E2 के अलाइंड ही E1 होता है। प्रीवियस फेजर डायग्राम्स में मैंने ये प्रोसीजर बताई थी।
E2 और E1 सेम टाइप के फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसलिए दोनों सेम फेज में रहते हैं। अब बस हमें इतना देखना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो एजम्पशन में मैंने लिख दिया E2 बड़ा E1 छोटा है, तो मैं E2 के ही अलाइन मतलब E2 के अलोंग ही E1 ड्रॉ कर लेती हूँ। तो चलिए E2 के अलोंग ही E1, इसको देख के ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरी रेफरेंस डायरेक्शन है। तो ये जो मैक्सिमम लेंथ है फेजर की फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू एरो हेड, ये V2 और E2 को शो करता है। I2 का एरो हेड ये है, तो ये I2 की लेंथ को शो करता है, और ये E1 की लेंथ को शो करता है। चाहे तो फेजर डायग्राम में हम ऐसे E2 दिखाएं, फिर हम I2 दिखाएं, फिर हम E1 दिखाएं, ये बहुत क्लमजी हो जाता है, इसलिए एक ही लाइन पर हम तीनों फेजर्स को दिखा दे रहे हैं। तो एक ही लाइन के अलोंग हमने तीनों को दिखा दिया। अब E1 E2 किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ तो होता है फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ की वजह से, या फ्लक्स खुद ऐसी है, इसी फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग E1 और E2 दोनों इंड्यूस होता है। तो सेम फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसलिए E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, अलाइंड है, पर दोनों 90 डिग्री लैगिंग होते हैं वर्किंग फ्लक्स से। ये हमें बेसिक मालूम है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमको क्या मिल रहा है, E1 और E2 मिल रहा है। तो डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो हमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस साइन और कॉस में मिल जाता है। तो मैं फ्लक्स को 90 डिग्री पर आगे दिखा दूंगी E1 E2 से, ये मेरा वर्किंग फ्लक्स है। ठीक है, अब इस फ्लक्स से थोड़ा सा आगे मेरा I0 करंट होगा। क्यों? I1 किसके बराबर है, I0 प्लस I एक्स्ट्रा के। अभी मैं I0 का बता दे रही हूँ, पुराने फेजर डायग्राम में I2 डैश मतलब लोड बैलेंसिंग करंट बहने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लोड जो था वो लिया ही नहीं था, नो लोड कंडीशन ली थी। तो सिर्फ प्राइमरी से कितना करंट खींचा जा रहा था, I0 के बराबर, नो लोड करंट के बराबर। पर चूंकि अब यहाँ पर लोडेड हो गया ट्रांसफार्मर, तो I0 प्लस I2 डैश भी खींचा जाएगा। अभी मैं I2 डैश की बात थोड़ी देर बाद करूंगी, फिलहाल मैं I0 को फेजर डायग्राम पर शो कर देती हूँ, क्योंकि पुराना सेकेंड फेजर डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था वहां पर हमने हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस की वजह से I0 को आगे लिया था, किससे, फाई से, जो रिप्रेजेंट करता है H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हिस्टैरिसीस की वजह से लीड करता है वो रिप्रेजेंटेटिव। मैं यहाँ पर I को फ्लक्स फाई से थोड़ा सा आगे I0 को दिखा के, कितने एंगल से, लेमडा एंगल से दिखा के शो कर दे रही हूँ। अब इस वाइंडिंग को अगर मैं देखूं तो क्या दिख रहा है, E1, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो E1 की वजह से क्या होगा, V1 होगा। पर इधर पूरा फेजर डायग्राम हम बताते हैं, जैसे सेकेंडरी साइड का सब कुछ हमने यहाँ शो कर दिया, और फिर प्राइमरी साइड का भी सब कुछ हम इसी तरफ मतलब नीचे ही शो करूंगी हाफ पोर्शन में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्राइमरी साइड के फेजर डायग्राम के लिए मैं E1 को बैक साइड में ले लेती हूँ और उसे मैं -E1 शो कर देती हूँ। ये -E1 है जो कि V1 होगा। ये कैसे समझ में आया, ये कहाँ से समझ में आ रहा है कि V2 E2 के बराबर है और -V1 E1 के बराबर है, वो सर्किट को देख के, क्योंकि हमने वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस को 0 लिया, और आगे जाके समझ में आएगा लीकेज ऑफ फ्लक्स को भी 0 लिया है, इसलिए भी ये होता है। V1 = E1 और V2 = E2। ऊपर क्यों ले लिया, क्योंकि नीचे मुझे पूरा का पूरा फेजर डायग्राम प्राइमरी का सेकेंडरी का एक ही तरफ बनाने में बहुत क्लमजीनेस हो जाएगी, इसलिए मैंने प्राइमरी के फेजर डायग्राम को ऊपर की तरफ ले लिया। कैसे, E1 को मैं उतनी लेंथ ऊपर लेके -E1 से शो कर देती हूँ, और अगर देखा जाए तो मोड कितना है, मॉडुलस कितना है E1 का, सेम। तो V1 = -E1 हो गया। अब इसके साथ साथ हम क्या शो करना चाहेंगे, I0 ये हो गया, तो क्या मैं I म्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट और लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट शो कर सकती हूँ? तो हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये मेरा
मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट का हमेशा फ्लक्स के साथ सेम फेज में रहता है, या कहना चाहिए वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पे रहता है, क्योंकि Imi और V1 मिलकर रिएक्टिव पावर खींचते हैं सप्लाई से। तो रिएक्टिव पावर में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और जो कारण होता है एक्टिव पावर का, उस करंट और उस वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो IW और V1 के बीच में 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, और V1 और Imeo के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक, सारी लिंक्स दे दूंगी लेक्चर वाइज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की। तो ये हो गया। अब नई चीज क्या हो रही है, लोड बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ द लोड, मतलब लोड को बैलेंस करने के लिए सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट खींची जा रही है। जो क्या समझ में आ रहा है कि सप्लाई से सिर्फ I0 ही नहीं, I2 भी एक्स्ट्रा करंट खींचा जा रहा है। तो सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट I2 खींचा जा रहा है लोड की वजह से। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करूं मैं? रिप्रेजेंट ऐसे करें कि हमें मालूम है कि जितना सेकेंडरी साइड में N2 नंबर ऑफ टर्न्स में I2 करंट बहेगा और जो MMF प्रोड्यूस होगा एग्जैक्टली N1 नंबर ऑफ टर्न से I2 करंट बहने पर उतना ही MMF प्रोड्यूस होगा। और ये दोनों MMF अपोजिट डायरेक्शन के फ्लक्स क्रिएट करते हैं, इसलिए दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो लेंजेस लॉ के इफेक्ट को कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम नल एंड वॉइड कर देता है। ठीक है, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि I2 जो होगा वो N2 अपॉन N1 इंटू I2 होगा, मतलब K टाइम्स ऑफ I2 इज I2 पर कैसा होगा, दोनों 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर रहेंगे। I2 I2 से 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर रहेगा। 180 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब यही है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फ्लक्सेस डेवलप करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने I2 कहाँ शो किया हुआ है, नीचे की तरफ। तो अब मुझे I2 कहाँ शो कर देना चाहिए, 180 डिग्री के डिफरेंस पर, I2 से ठीक पीछे 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर मुझे I2 शो कर देना चाहिए। कर दिया। अब इसके आगे मैं I1 दिखाना चाह रही हूँ, तो वो I1 कितना है, I0 प्लस I2। यहाँ पर मैं सारे फेजर क्वांटिटीज ले रही हूँ, तो कैपिटल लेटर्स यूज कर रही हूँ, और यहाँ फिगर में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दिखाई है, इसलिए स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का मतलब है कि उनका एक्सप्रेशन साइन या कॉस के साथ होता है। वो सब बेसिक्स है जो AC में हम पढ़ लेंगे जब मैं AC यूनिट करवाऊंगी। पर अभी इतना मानिए कि ये फेजर्स है, और फेजर्स जो होता है वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होता है। किसका कांस्टेंट, AC का कांस्टेंट जैसा ट्रीट होता है। जैसे DC की कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो DC की कांस्टेंट वैल्यू को भी हम कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। और जैसे ही AC इंट्रोड्यूस हुआ, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो आपने स्मॉल लेटर्स देखे होंगे वहां पर, I का, V का, ये सारे स्मॉल लेटर्स। तो AC की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, साइनसॉइडल क्वांटिटी को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। और जब हम फेजर की बात करते हैं, तो फेजर जो होता है वो AC क्वांटिटी के कांस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो वो कांस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होने की वजह से उनको कैपिटल लेटर से हम शो करते हैं। और ये सारे फेजर क्वांटिटीज क्या होती है, RMS वैल्यू होती है। आप लोग RMS भी सेपरेट पढ़ चुके हैं, आप लोग फेजर्स भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। तो अब I2 एक्चुअली I2 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। I2 की वैल्यू होती है K टाइम्स ऑफ I2, और K ग्रेटर देन 1 होने की वजह से नेचुरली I2 लेंथ में I2 से बड़ा होगा, और फेज डिफरेंस में 180 डिग्री होगा। यहाँ पर दोनों की लेंथ लगभग सेम दिख रही है, पर I2 बड़ा है I2 से। तो मैं अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, I1 को मुझे शो करना है, तो मुझे I1 को शो करने के I0 चाहिए और I2 चाहिए। ये सब फेजर से, तो नेचुरली मुझे I0 और I2 का जो फेजर सम होगा वो मुझे क्या दे देगा, I1 दे देगा। फेजर सम कैसे निकाल सकते हैं, या तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओ या लॉ ऑफ ट्राइंगल लगाओ। जो वेक्टर एडिशन के लॉज है वही के वही फेजर एडिशंस के भी लॉज है। तो चलो यहाँ पे मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना आसान लग रहा है। तो देखिए, मैं I0 और I2 I0
आई नॉट और I2 डैश से मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेती हूँ और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो मुझे I1 दे देगा। डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी I1। तो अब यहाँ पर मैंने सारी क्वांटिटीज शो कर दी है। ये मेरा फेजर डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे देखना है कि सेकेंडरी साइड में लोड का जो पावर फैक्टर यूनिटी था तो V2 और I2 के बीच का एंगल 0 था और ये किसने फिक्स किया था? लोड के नेचर ने फिक्स कर दिया था। पर प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर कितना होगा? प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर मतलब V1 और I1 के बीच का फेज डिफरेंस। तो देखिए V1 और I1 के बीच का ये फेज डिफरेंस अल्टीमेटली मिल रहा है और ये जो फेजर एंगल होगा लोड की क्वांटिटी के हिसाब से ये फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा, आप देखेंगे। तो ये φ1 पावर फैक्टर एंगल हो गया प्राइमरी का और मैं इसे फाई ना बोलूँ, थीटा बोलूँ। θ1 हो गया क्योंकि फाई हम फ्लक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं पावर फैक्टर एंगल को थीटा से शो कर देती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने शायद φ0 यूज किया था, उसको आप θ0 लेना नो लोड पावर फैक्टर के लिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पर φ0 यूज किया था, आप इसे θ0 लीजिए, आप इसे θ0 लीजिए क्योंकि फाई हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं फ्लक्स के रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए। तो प्राइमरी का भी पावर फैक्टर एंगल हमको पता चल गया और नो लोड का पावर फैक्टर, ये नो लोड का पावर फैक्टर एंगल है वो भी पता चल गया और सारी फिजिकल क्वांटिटीज फेजर डायग्राम पर करंट, वोल्टेज, फ्लक्स हमने शो कर दी। एमएमएफ भी शो करना चाहूँ तो अलाइन टू फ्लक्स ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर एमएमएफ शो नहीं कर रहे, कोई ज़रूरत नहीं है एज सच, क्योंकि वो कोई एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा। एमएमएफ के फेजर्स को हम शो करेंगे उधर जब हम रोटेटरी मशीन्स में जाएंगे तब, अभी नहीं। तो ये पूरा फेजर डायग्राम हो गया ट्रांसफार्मर का जो लोडेड है और जिसमें क्या हो रहा है, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस हो रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा है, तो वो एजम्पशंस मैंने यहाँ लिख दिया है। ये स्टेप वाइज फेजर डायग्राम ड्रॉ आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो आप हमेशा लोड साइड से ड्रॉ करना शुरू करिए। तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कंटेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। मेरा पेस स्लो ज़रूर है पर वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की ग्रास्पिंग प्रॉपर हो, उस परसेप्शन से मेरा पेस स्लो है। बट स्टिल मैं चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस से बेसिक्स को ज़्यादा पकड़िए और आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दूसरे सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करिए, या ईसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट्स है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।